सो चैलेंजेस इन ईआरपी सिस्टम्स, जब आप ईआरपी सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाते हैं, तो नो डाउट बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स उससे आती हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसका कस्टमर रिलेशनशिप बेटर हो जाता है, सप्लायर रिलेशनशिप बेटर हो जाता है, प्रोसेस इम्प्रूव हो जाते हैं, प्रोसेस इम्प्रूव होने से अल्टीमेट प्रोडक्शन और रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ईआरपी सिस्टम के कुछ चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ इसके रास्ते में आती हैं। उनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा था कि जो चैलेंजेस आते हैं वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, जब आपने सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया और उसको अपने इदारे के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चैलेंजेस, कुछ मसाइल आते हैं जिनको टैकल करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हमने कहा था सपोर्ट और मेंटेनेंस चैलेंजेस आते हैं, यानी कि जब आपका सिस्टम डिप्लॉय हो चुका है, आफ्टर डिप्लॉइंग उसको आप लोगों ने सपोर्टिव और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में से गुजारना होता है, ठीक है। तो ये वाला दूसरा फेज़ होता है, इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है वो मैनेजिंग पीपल्स हैं, लोगों को मैनेज करने का चैलेंज होता है कि जो लोग आपके इस ईआरपी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो वेंडर्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, चाहे वो आपके हार्डवेयर की सपोर्टिव कंपनी है, एट्सेट्रा, उनको मैनेज करने का जो चैलेंज होता है, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो अगर हम देखें चैलेंजेस ड्यूरिंग ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले नंबर पे स्कोप, यानी कि हमने बाउंड्री डिफाइन करनी होती है। जब तक बाउंड्री डिफाइन नहीं करते, आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट सेट नहीं करते, तब तक आप कभी भी प्रोजेक्ट्स के गोल्स डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप उसमें से क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। जब तक स्कोप डिफाइन नहीं होगा तब तक आपके गोल्स डिफाइन नहीं होंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईआरपी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, और चेंज इन रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन को स्लो डाउन कर देता है, बजट इंक्रीज़ कर देता है। यही सेकंड प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिखी हुई है, लार्जर बजट्स एंड लॉन्ग टाइमलाइंस, ठीक है। जैसे जैसे उसके अंदर आप मॉड्यूल्स इंक्रीज़ करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो जो कॉस्ट और जो टाइम शुरू में डिसाइड हुई होती है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, अल्टीमेटली सिस्टम का टाइम लाइन इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। फिर इसके अंदर कॉस्ट के मुख्तलिफ चैलेंजेस और आते हैं, मतलब आपने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं जिनका हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, वो हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। उनकी कंसल्टेशन में हमने बात नहीं की थी, कंसल्टेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, उन मॉड्यूल्स के लाइसेंसिंग फ़ीस करनी पड़ेगी, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, इम्प्लीमेंटेशन का जो टास्क होता है, ये आप देखते हैं कि लिंगर ऑन कर जाता है मंथ से लेके ईयर्स तक, ठीक है। तो कई साल लगते हैं इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर आगे जाके देखते हैं कि जब इसको साल लग जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1.5 साल में, 2 साल में ये बन गया, तो उस दौरान और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं, मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही होती है, तो इस तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स फील करना पड़ती हैं हमको। आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है वो लिंगर ऑन हो रहा है ना प्रोजेक्ट, बजट बहुत ज़्यादा लग रहा है उसके ऊपर, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ चेंज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फेज़ में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं कल से, उसके अंदर हम देखेंगे पहला टास्क होता है अपनी टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करना है फॉर द प्रोजेक्ट। लेकिन होता ये है कि उसके ऊपर टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है, उसके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, तो हम क्या करते हैं, टॉप मैनेजमेंट अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं दफ़ा करें इसको, हम इतना ही जो है ना इन्वेस्टमेंट किसी और बिजनेस में करते हैं, वहाँ से रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ईआरपी सिस्टम ने कब हमको फ्रूटफुल होना है वो पता नहीं है, तो कमिटमेंट्स जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ये चैलेंजेस हैं। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं, ये अभी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं। बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन हो रहा होता है, जो आपके लोग जो है ना, हम कहते हैं कि बरसों से जिस निज़ाम के तहत काम कर रहे हो है ना, वो उनका लोकल डेटाबेस सिस्टम है या बिल्कुल विदाउट कंप्यूटर सिस्टम, वो जो काम कर रहे हैं उनका वो लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है ना। पहले जहाँ पे वो रिक्वेस्ट जनरेट करते थे थ्रू रिटर्न वर्क हार्ड फॉर्म में, अब वो सिस्टम के थ्रू जनरेट होनी है, उसके ऊपर वो जो ना एक स्टोर इशू रिक्वेस्ट लगनी है, स्टोर परचेज रिक्वेस्ट लगनी है,
इस तरह की चीज़ें जब वो देखता है ना मार्केट, जो वहाँ पे एम्प्लॉय बैठा हुआ है, तो वो जो है ना वो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ठीक है, तो एकदम से जो ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज कर देती है ना, आपका पुराना सिस्टम है उसको फुल ब्लोन में आप नए सिस्टम के ऊपर ले जाएं, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसको ट्रांसफ़र जो है ना ईआरपी पे ले आएँ, तो वहाँ पे भी इश्यूज आने शुरू होते हैं। तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज आती हैं। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से पुराने सिस्टम से, लेगेसी सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ा के तो आप नए सिस्टम्स के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पास बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग का इशू आता है कि अगर आप उसको फुल ब्लोन में लेके चलते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है, तो वहाँ के लोग उस सिस्टम के साथ मैचअप क्रिएट नहीं कर सकते, पैचअप क्रिएट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम फिर आती है कि वो सिस्टम फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, हालांकि उसके ऊपर हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन बिसाइड ऑल वो सिस्टम जो है ना वो फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो तीसरे नंबर पे हमारे पास है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड इनफिजिबल डेडलाइंस। ठीक है, जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है तो हर पर्सन अपना हर काम कंप्यूटराइज करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इश्यूज इतने ज़्यादा आ जाते हैं सामने जिनको हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हैं, जब उनको सॉल्व करना है तो उसके ऊपर टाइम लगता है। ठीक है, हम कोई भी रियलिस्टिक टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, कोई भी रियलिस्टिक कॉस्ट का एक सिनेरियो, बजट का जो ना वो नहीं दे सकते कि कितना बजट इसके ऊपर कंज्यूम होगा, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली जनरेट हो रही है। ये लिंक कर रहा है आपके स्कोप के साथ। तो स्कोपिंग जो होती है ना, उसके अंदर आपके सिस्टम की जो है ना वो पासिंग और फेलियर या लिंगर होने के तमाम जो है ना कीज़ होती हैं। अगर आपकी स्कोपिंग वेल परफॉर्म्ड है, आपने अपने प्रोसेस का एक एक फंक्शन जो है उसको आपने सिस्टम के अंदर लिख दिया है स्कोप के अंदर, तो आपकी ये चीज़ें जो है ना वो हैपन नहीं होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ यहाँ पे जैसे जैसे सिस्टम इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है वैसे वैसे नई रिक्वायरमेंट्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो नई रिक्वायरमेंट्स को टैकल करने के लिए हम कहते हैं कि काम बहुत ज़्यादा होता है और ड्यूरेशन बहुत शॉर्टर होती है। तो इस वजह से आप जो है ना वो कहते हैं कि जी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं एंड इनफिजिबल डेडलाइंस हैं। समझ आ रही बात की? तो हम कहते हैं कि हमने बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व करना होता है लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है। उसके बाद आते हैं ईआरपी सिस्टम नीड टू इंटरफेस विद सेवरल अदर सिस्टम्स। ठीक है, ईआरपी सिस्टम को बहुत सारे दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर चलना पड़ता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ ओरेकल डाटाबेसेस चल रही हैं, कुछ लोगों ने एक्सेल के ऊपर या कुछ लोगों ने एक्सेस के ऊपर डाटाबेस बनाई हुई है, कुछ डाटा एक्सेल के अंदर मौजूद है, कुछ डाटा आपके हार्ड फॉर्म में गैजेट्स के ऊपर, लेजर्स के ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर अवेलेबल है। तो आपका एक ईआरपी सिस्टम उन सारे सिस्टम से डाटा ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपना रिकॉर्ड तो नहीं ना लॉस कर सकती। ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उसका रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड को वो हमेशा मेंटेन करना चाहती है, उसको सेव करना चाहती है। तो डेफिनेटली जो पुराने सिस्टम्स के अंदर डाटा है उसके मुताबिक आपका ईआरपी बनेगा। तो ईआरपी का एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस से मतलब होता है पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है कि पुराने सिस्टम से डाटा लेके अपने ईआरपी की डाटाबेस के अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, उनके साथ आपके ईआरपी को कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर तो आपकी जो स्कोपिंग है, जो आपका फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने डिसाइड करना था कि आपके ईआरपी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर तो वो वेल डन है, ठीक है, अगर उसको अच्छी तरह परफॉर्म किया गया तो फिर ये इशू कम आते हैं। अदरवाइज जब हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ से हमने डाटे को गेट करना है और अपने ईआरपी सिस्टम का पार्ट बनाना है। तो ये एक चैलेंज होता है कि बिगिनिंग में प्रोजेक्ट की जो है ना वो कम्प्लेक्सिटी को आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ आपको पता चलता है कि जी आपने फ़लाँ डाटाबेस से, फ़लाँ सिस्टम से, फ़लाँ सर्वर से डाटा जो है ना उसको गेट करना है। जब आप उस डाटे को गेट करने लगते हैं आपको नए इंटरफेसेस, नए फॉर्म्स, चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो मे बी किसी वक्त वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम। शुरू में आप उस डाटे की कॉम्प्लेक्सिटी को, उस इंटरफेसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को, उस सिस्टम के डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो चीज़ें क्योंकि करनी पड़ती हैं तो वो जो आपके टाइम और कॉस्ट डिसाइड हुई होती है ना, उससे वो बियॉन्ड जाना शुरू हो जाता है। सिस्टम आपकी बताई हुई डेडलाइन से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो
अल्टीमेटली आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसके जहन में कुछ अबहाम पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ईआरपी सिस्टम माइट भी जो है ना वो यहाँ पे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो दूसरे पुराने सिस्टम के साथ इंटरफेसेस डेवलप करना एक ईआरपी का बड़ा चैलेंज है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी के अंदर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस आते हैं। सपोर्ट और मेंटेनेंस के लफ्ज़ दो बार बार आएंगे। इसका मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझा देता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जब आपका एक सिस्टम जो है ना वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है, अब वो सिस्टम आपके जो है ना एम्प्लॉयज़ ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब प्रॉब्लम आती है, उसको साथ साथ मेंटेन करना पड़ता है। शुरू में जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आता होता ना सिस्टम। बहुत सारे लोग उस सिस्टम को प्रॉपरली वर्किंग में नहीं लेके आते। उसकी वजह ये होती है कि उनको फेमिलियर नहीं ना होते। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कंप्यूटर टेक्निकल भी नहीं होते, क्योंकि ये सारे का सारा आईटी बेस्ड है। तो शुरू में आपको ना सिर्फ ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं उनको, उनके जो वर्किंग का मैकेनिज्म है वो रिटन प्रिंट फॉर्म में देना पड़ता है, बल्कि आपको हेल्प डेस्क क्रिएट करने पड़ते हैं। हेल्प डेस्क का काम क्या होता है, वो जहाँ पे जिस तरह के जो है ना यूज़र की क्यूरी आती है उसको चीज़ समझाते हैं कि ये चीज़ सिस्टम में किस तरह से होनी है, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके जो इस्तेमाल करने से आपके सिस्टम में डाटा लॉस हो सकता है। और सिमिलरली कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट इस तरह की भी आ जाती हैं क्यूरीज कि वो ईआरपी सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होती। वो फिर आपके जो वेंडर है, फॉर एग्जांपल आपने सैप से ईआरपी परचेज़ किया है, तो सैप से क्या है कि वो चीज़ें अपने सिस्टम का पार्ट भी तो बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक लाइफ टाइम का इशू होता है कि आपने जब उसको चलाना शुरू कर दिया है ईआरपी को, देन थ्रू आउट द इम्प्लीमेंट जो उसकी रनिंग फेज़ है, जो भी उसके एग्जीक्यूशन का फेज़ है, उस दौरान आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं मेंटेनेंस या आपकी जो सपोर्टिंग के चैलेंजेस हैं। सपोर्टिंग से मुराद आपने सिस्टम को चलते रखना है, तो उसके लिए फिर आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस हम एक इसको स्टेप गिन सकते हैं। तो जैसे जैसे जो हमारा सिस्टम जो है ना वो लाइव आता है, वर्क करना शुरू करता है, उसके अंदर फिर हमको कुछ इंटेंशनल कुछ अनइंटेंशनल चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ वो सिस्टम आपके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं होता। उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे हैविंग राइट पीपल टू डू द सपोर्ट जॉब। सपोर्ट जॉब से मुराद क्या है कि आपके सिस्टम को जो है ना वो सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो उस सिस्टम के साथ फेमिलियर नहीं है, उनको चलाना भी सिखाना है, और माइट भी किसी जगह पे आपको सैप से या अपने हार्डवेयर वेंडर से कुछ चीज़ें लेके उस सिस्टम का पार्ट बनानी पड़ती हैं ताकि सिस्टम अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो चाहती हैं कि आपका सिस्टम जो है ना वो चलता रहे, चाहे उसके लिए उनको कोई भी कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़े। ठीक है, एट एनी कॉस्ट सिस्टम जो है ना वो वेल परफॉर्मिंग होना चाहिए। उसके लिए क्या करती हैं वो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक लोग हायर करती हैं जो कि ईआरपी एक्सपर्ट होते हैं, जो लोगों को ना सिर्फ समझाते हैं बल्कि एट द टाइम हार्डवेयर को भी जो इंपोर्ट करते हैं, और जो आपका सॉफ्टवेयर वेंडर है जिससे आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है उससे भी वो चीज़ें जो है ना आपके सिस्टम का पार्ट बनाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये वाली जो जॉब होती है ये एक्सपेंसिव जॉब होती है, क्योंकि इसके लिए आपको ईआरपी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप देखें, आपने ऑलरेडी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट पे जो है ना वो अच्छी खासी पे कर दी है, हार्डवेयर अच्छा खासा महंगा एक्सपेंसिव आप लोगों ने परचेज़ कर लिया हुआ है, उसके बावजूद आपको सपोर्ट जॉब की ज़रूरत होती है बार बार। सो सपोर्ट जॉब की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, अगेन कॉस्ट इसके ऊपर आना शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि पहले इसके ऊपर हम इतनी ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड कर चुके हैं, अब आप बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कुछ लोग हायर करेंगे जो कि सपोर्ट और मेंटेनेंस करवाएंगे आपके सिस्टम की, तो ये अगेन एक कॉस्टी फैक्टर, लेकिन ये आपके ईआरपी के साथ चलता है। ठीक है, इनके सभी के जो नुकसानात हैं वो आपके ईआरपी सिस्टम की जो है ना वो फ्रूट्स से कहीं कम है। नुकसानात कम है, फ़ायदे ज़्यादा हैं, लेकिन उनको वक्त लगता है। ठीक है, तो चैलेंज ये है कि हमने उस दौरान जब तक सिस्टम एक सक्सेसफुल सिस्टम तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपने चीज़ों को, लोगों को, एम्प्लॉयज़ को फोकस रखना है सिस्टम के ऊपर। सो दूसरा जो प्रॉब्लम आता है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का, वो है मैनेजिंग मल्टीपल वेंडर्स। वेंडर से मुराद वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करने वाले हैं।
ERP हमने एक वेंडर से परचेज़ किया है, हार्डवेयर हम किसी और कंपनी से ले रहे हैं, तीसरे नंबर पे नेटवर्क सपोर्ट है हम किसी और जगह से ले रहे हैं, चौथे नंबर पे कंसल्टेंसी है वो हम किसी और कंपनी से ले रहे हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके आपको एक बड़े लेवल का ERP सिस्टम प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, उनके दरमियान कोलैबोरेशन डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। जब सिस्टम जो है ना वो परफेक्ट वर्क नहीं ना कर रहा, तो हार्डवेयर वाला कहेगा जी मेरा हार्डवेयर तो ठीक है, नेटवर्क का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है। नेटवर्क वाला अपने सेटअप को डिफेंड करेगा, वो कहेगा कि सॉफ्टवेयर जो आपने परचेज़ किया ना वो नहीं सही है। तो सारे के जो सारे वेंडर्स होंगे ना वो अपने फेलियर को दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन इस सेंस में भी हो सकती है कि टाइम फ्रेम, ERP सिस्टम को जो हार्डवेयर चाहिए वो हार्डवेयर वेंडर के पास फॉर एग्जांपल फिल वक्त ब्लॉक में अपने स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है ना वो कोलैबोरेशन डेवलप नहीं हो रही, वो टाइम वेस्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क सेटअप करने वाले को के पास जो है ना फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है, अल्टीमेट आपके ERP की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो उसका टाइमलाइन ख़राब हो रही है। तो लोगों को मैनेज करना जो है ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं ये आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं, तो अपना जो है ना गार्बेज दूसरे के बैग में डालने की कोशिश करते हैं ताकि अपने फेलियर्स को छुपा सकें। ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप किसी भी ERP सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त तो वो चीज़ हो चुकी हुई है, अब इम्प्लीमेंटेशन से वो चलती मार्केट जो है ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके वर्किंग स्टेज के अंदर आ गई है, वहाँ पे सर्वर ख़राब हो गया, ठीक है, सर्वर डाउन हो रहा है, सर्वर बार बार डाउन पे जा रहा है, तो ERP सिस्टम बोलेगा, ERP सिस्टम का वेंडर बोलेगा ये आपके हार्डवेयर वेंडर का इशू है, हार्डवेयर के अंदर इशू आ रहा है, हार्डवेयर बोलेगा ये नेटवर्क वाले का इशू है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम। तीसरे नंबर पर रेगुलर अपग्रेड्स। अब देखें आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके इसकी छोटी छोटी ऐप्स तक आपको उनकी अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। आप उन अपडेट्स को अपने सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना ये आपके ERP के साथ भी कनेक्टेड हैं। जब आप ERP को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ERP का वेंडर जो है ना ERP के जितने भी आपको उनकी अपडेट्स देते रहेंगे, ठीक है। बाज़ दफ़ा आपको अपडेट की ज़रूरत नहीं भी होती, फिर भी आपको वो अपडेट लेनी पड़ती है। उसकी वजह क्या होती है, जब आपका सिस्टम 5 साल पुराना हो गया, 6 साल पुराना हो गया, आपका जो आपका ERP वेंडर है वो उसको सपोर्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि वो उसके नज़दीक वो ओल्डर सिस्टम होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। मार्केट में चले जाएं शहर में, तो वहाँ पे ना मुख्तलिफ शॉप्स हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। आप उन सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखें ना, अगर आप उनके कंप्यूटर को ओपन करके देखें तो वो XP सिस्टम के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। XP सिस्टम वो जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़्यादा ओल्ड डेटेड है कि वो ना तो विंडोज़ 7 पे चलता है, ना विंडोज़ 8 पे चलता है, ना विंडोज़ 8.1 पे चलता है, ना विंडोज़ 10 पे चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ XP पे चलता है। अब विंडो XP की क्या प्रॉब्लम है, विंडो XP सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप हार्डवेयर जो है ना इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना कंप्यूटर का, तो आप देखेंगे कि जो प्रोसेसर होते हैं वो आप मल्टी कोर आते हैं, तो सिंगल कोर प्रोसेसर के ऊपर आपका XP चलता है, मल्टी कोर के ऊपर XP नहीं चलता, ठीक है। अब देखें मार्केट कहाँ पे, आपके पास मार्केट में कोर i9 की 11th जनरेशन आ चुकी हुई है, और आपके पास विंडोज़ 10 की कितनी अपडेट्स आ चुकी हुई हैं, ठीक है, और आपके पास लेटेस्ट टूल्स कितने हैं, लेकिन आपका जो वहाँ पे उसका यूज़र एंड यूज़र वो क्या पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है जो कि XP के ऊपर ही सिर्फ चलता है, और XP सिर्फ सिंगल कोर के ऊपर चलती है, ये ओल्डर वर्जन है। जब आपका ERP सिस्टम इसी के मुताबिक मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलना शुरू होता है, तो 5 साल 7 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। तो नए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, नए, तो आपको ना वो अपडेट्स दे रहे होते हैं, तो आपके पास जो अपडेट लेटेस्ट अपडेट होगी उसके मुताबिक आपको नई अपडेट मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने लेटेस्ट ERP के अंदर अपडेशन करके आपको देंगे। आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको हर हाल के अंदर अपग्रेड लेनी पड़ती है।
ठीक है, और अपग्रेड परचेज करना एक अगेन फाइनेंशियल इशू आ जाता है इसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि अपडेट्स आर फ्रीक्वेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये हम ERP की बात नहीं कर रहे, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, आप अडोब की बात कर लें, आप गेमिंग के सॉफ्टवेयर की बात कर लें, नाइंटेंडो की बात कर लें, एट्सेट्रा, ठीक है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखते हैं, उनकी मजबूरी है ये, ठीक है। कुछ जगह पे वो उनका अपना फ़ायदा भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो उसको अपडेट नहीं करते, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। हर सॉफ्टवेयर हाउस अपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपडेट करता है, ठीक है, उसकी अपडेट्स आपको मिलती हैं, और ग्रेजुअली अगर आप उन अपडेट्स को नहीं लेंगे, आप ओल्डर वेरिएंट बनते जाएंगे, ठीक है। ओल्डर वेरिएंट बनते जाएंगे तो आपका ERP का जो वेंडर है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहेगा जी आप ये वाली अपडेट करेंगे तो आपके इश्यूज हल होंगे। अगर आप वो वाली डेटा अपडेट करते हैं फिर भी इश्यूज आते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनका राइट बनता है कि वो आपके जो ना वो चीज़ों को आपके क्यूरीज को इंटरटेन करें, उनको रिजॉल्व करें। अगर आप उनके पुराने वेरिएंट के ऊपर बैठे हैं तो डेफिनेटली आपका वेंडर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमें वो टेक्निकली चीज़ें सारी जो है ना वो अपडेट करनी पड़ती हैं, आपको अपने सिस्टम को बाय एंड बाय अपडेट करना पड़ता है। अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है ना वो चंद एक सालों के अंदर आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी जितनी भी कॉस्ट है सिस्टम को मेंटेन करने की, इम्प्लीमेंट करने की, उसको चलाने की, उसकी टेक्निकल सपोर्ट की, उसकी ट्रेनिंग्स की, एटसेट्रा, सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप अपडेट्स के लिए जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल और अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं आगे जाके यहाँ पे देखते हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीटनेस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है, रैपिड इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में क्विकली आ रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले की बात करें, जब ये एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं थे, तो एक इंडस्ट्री का ऑनर ये चाहेगा कि मैं सिस्टम पे जाके बैठूं और नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्ट हूं तो मेरे सामने जो है ना वो सारे पिछले एक महीने की, पिछले एक मंथ की, पिछले एक साल की रिपोर्ट आ जाए। अब वो ये चाहता है कि मैं घर बैठा हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो सारी चीज़ें, यानी कि एंड्रॉयड की वो पॉपुलैरिटी 10-12 साल पहले नहीं थी जितनी अब है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक नया ट्रेंड हो गया ना। जिस तरह से सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर है, आपके पास आर्किटेक्चर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन, जिस तरह से आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, आपके पास स्टोरेज नहीं है, आप ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर डाटा पुटअप कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे कंप्यूटर से डाटा रखते हैं, घर जाके उसको एक्सेस करते हैं, अल्टीमेटली डाटा आपके पास अवेलेबल है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर है। सिमिलरली हमारे पास हार्डवेयर एज आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें ये नई हैं मार्केट में, ठीक है। पहले कंपनीज के अंदर कोलैबोरेशन उस तरह से नहीं होती थी, कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करती थी थ्रू हार्ड फॉर्म, रिटर्न पेजेस एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते थे, वो उसकी साइन स्टैम्प देख के उनको एंटरटेन करते थे। अब कंपनी आपस में इंटरलिंक है थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप जाते हैं मेट्रो पे शॉपिंग करते हैं, तो मेट्रो पे शॉपिंग करते वक्त आप ATM इस्तेमाल कर रहे हैं हबीब बैंक का, ठीक है, तो मेट्रो और हबीब बैंक आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपका ERP इस तरह से लेटेस्ट अपडेट नहीं ना हो रहा, इसका मतलब आपका ERP फारग हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ना, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट से मुराद होता है ख़त्म हो जाती है मार्केट से, ठीक है। हम बात करते हैं जी, पहले टेंडर सिस्टम है ना, थंब एक्सप्रेशन है या आई-रेटिना, ये वक्त के साथ रिप्लेस हो जाए, ठीक है, तो हम वर्किंग आवर कैलकुलेट किसी और तरीके से, मैनुअल तरीके से करते हो, आप उसके लिए हम आपके पास एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, आप उसके अंदर जो है ना वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की कोई एल्गोरिदम लगा देते हैं। तो अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हुए हैं तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम फेल होना है। आपके सिस्टम को फेलियर से बचाने के लिए एक चैलेंज है कि आप हमेशा नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहें, ठीक है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। तो डेवलपिंग न्यू मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास नई एक ट्रेंड है, मतलब आप जो नया ट्रेंड है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड है, अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, कि आप लेटेस्ट के ऊपर स्विच नहीं करते, क्योंकि आपके मार्केट में कंपटीटर्स जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, तो होता ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर वेंडर है वो ज़ाहिर लेटेस्ट वाले को सपोर्ट कर रहा होगा, पुराने सिस्टम की सपोर्ट करना छोड़ देता है। आपकी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है बाय द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती जाएगी वैसे वैसे आपको वो टेक्नोलॉजी परचेज़ करना पड़ेगी,
तो ये चैलेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंज ऑफ मैनेजिंग लार्ज एप्लीकेशन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से मुराद होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो से मुराद वो हम कहते हैं लाइक अ बैग, ठीक है, आपका बस्ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों को आपने मैनेज करना होता है। मैनेजिंग मल्टीपल वेंडर्स हैविंग सपोर्ट स्किल्स, आप बहुत सारे मुख्तलिफ वेंडर से मुख्तलिफ चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने हैवी हार्डवेयर लेना है, आप डायरेक्ट जो है ना HP कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में है, HP कंपनी आपको वो हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही है। ERP लेट्स सपोज आपने SAP से परचेज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक और मॉड्यूल चाहिए जो कि आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। आप जो है ना वो साइबल से परचेज़ करते हैं, SRM आप अरीबा से परचेज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ वेंडर से आपने मुख्तलिफ चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है, एट अ टाइम आपको बहुत सारे जो है ना वो वेंडर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। मुख्तलिफ जो है ना वेंडर्स आपस में एक दूसरे के साथ सारे लिंक्ड नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरह से हमने स्विच किया था शुरू में, हम कहते हैं सिंगल कोर से मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ गए। अब IBM जो आपको ये मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है प्लस आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो दोनों लिंक्ड इन थे। जैसे ही आपका मल्टी कोर हार्डवेयर आर्किटेक्चर मार्केट में आया, साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे दिया, ठीक है। विंडोज़ XP से हम विंडोज़ 7 के ऊपर आगे मल्टी कोर के ऊपर। अब आपका एक वेंडर जो है ना वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रहा है, फॉर एग्जांपल ERP वाला दे रहा है, लेकिन हार्डवेयर उस तरह का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इशू आता है। अगर हार्डवेयर वाला आपको लेटेस्ट फंक्शनैलिटी दे रहा है, आपका वो ERP उस लेवल का नहीं है, तो अगेन इशू आता है। तो बहुत सारे जो है ना वो एप्लीकेशन पोर्टफोलियोज जो हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स जो हैं, उनको आपको एट अ टाइम मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ रियलाइजिंग बेनिफिट्स। चीज़ें हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चल रही हैं, लेकिन आपने किसी तरीके से अपनी टॉप मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना है कि आपके सामने इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आ रहे हैं, लेकिन उनको रियलाइज़ भी करवाना है कि देखें ये सिस्टम के अंदर ये वाला फ़ायदा हो गया। पहले इस प्रोसेस को 2 महीने लगते थे, अब ये प्रोसेस 15 दिन के अंदर हो रहा है। पहले ये वाली प्रोडक्शन इतनी होती थी, अब ये प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले आपका हार्ड जो है ना वो हम कहते हैं कि ये लॉस होता था, इन्फॉर्मेशन इन टाइम नहीं मिलती थी, अब ये इन्फॉर्मेशन इन टाइम है। पहले डिसीजन मेकिंग में ये प्रॉब्लम थी, अब डिसीजन मेकिंग ये फ़ायदे हैं। पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना था, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गया। तो आपने अपनी टॉप मैनेजमेंट को हर वक्त ये रियलाइज़ करवाना होता है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, नुकसान कम हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि मेजर द सक्सेस, किस तरह से आप सक्सेस मेजर करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लेने पड़ते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने किन किन पॉइंट्स को, किन किन इंडिकेटर्स को आप लोगों ने हाईलाइट करके अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना है, ठीक है। नीड टू डिफाइन क्वांटिटेटिव स्केल्स, देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले 20 दिन में होता था, अब वो प्रोसेस 10 दिन के अंदर होता है। किस तरह से पहले जो है ना कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं था, अब किस तरह से कस्टमर की जो रिजर्वेशंस थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अब ख़त्म हो गए। किस तरह से सप्लायर के साथ आपके इश्यूज जनरेट हो रहे थे, अब वो इश्यूज इन लाइन होना शुरू हो गए। तो ये आप लोगों ने ये हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो इसकी सपोर्ट टीम होती है वो अपने टॉप मैनेजमेंट को ये रियलाइज़ करवाती है कि हम बेनिफिट्स गेट कर रहे हैं। कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि इम्प्रूव हुए हैं, कौन कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जो कि हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो आपका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप भी दिखाएंगे कि ये फ़ायदे भी हमको इसमें से जनरेट हो रहे हैं। सो लास्ट कैटेगरी हमारे पास थी चैलेंजेस ऑफ मैनेजिंग पीपल्स, लोगों को मैनेज करना। जो लोग उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, आइदर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, चाहे वो आपके हार्डवेयर प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो आपके ERP प्रोवाइडर्स हैं, चाहे आपकी सपोर्ट टीम है, चाहे वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन टीम है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट टीम है। टेक आउट फियर फ्रॉम एम्प्लॉयज़, लोगों से खौफ ख़त्म करेंगे कि ये जो सिस्टम है ये उनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है। उनको समझ नहीं आएगा, उनकी जो परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज आएंगे, उनको ये समझाना है कि ये अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके लिए जब भी आप देखेंगे, या आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि जब भी कोई कंप्यूटराइज सिस्टम आता है ना, तो पुराने जो वहाँ पे बाबे बैठे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सीनियर लोग होते हैं, वो हमेशा उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है।
वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनके स्किल्स को बाईपास कर रहा होता है, उनके स्किल्स को चैलेंज कर रहा होता है। मार्केट में जब कंप्यूटराइज डिज़ाइनिंग नहीं होती थी तो डिज़ाइनर आज से 25 साल पहले मार्केट में 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते थे, ठीक है। अब आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, आप जहाँ पे वो एक महीने में एक डिज़ाइन प्रोड्यूस करता था, वहाँ पे आपके पास एक घंटे में एक जो है ना वो हम कहते हैं 1000 डिज़ाइन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो मार्केट में डिज़ाइनर ने हमेशा रजिस्ट किया कि हम कंप्यूटर डिज़ाइनिंग को नहीं मानते। जो भी वहाँ पे पुराने एम्प्लॉइज़ मौजूद हैं वो हमेशा रजिस्ट करते हैं आपके ईआरपी सिस्टम को, ठीक है। जो अकाउंट का बंदा वहाँ पे बैठा होगा वो आपके ईआरपी के अकाउंट सिस्टम को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, हमने उसको जो है ना ओवरकम करना होता है। उन लोगों से कहना कि ये काम आप लोग ही करते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज़ होगी। उसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को समझाते हैं, उसके बेनिफिट्स दिखाते हैं, उनको एग्जांपल्स देते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उससे उनकी जॉब सिक्योर रहेगी, उनकी जॉब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं आते, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज़ नहीं आते, अल्टीमेटली उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। ये बात उनको कन्वे की जाती है। उसके बाद आता है मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट टीम्स। बहुत सारी टीम्स देखें ना, पहले वो सिस्टम जो है ना स्मूथली चल रहा था, उसके अंदर कितने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो गए। यानी कि आपके कंसल्टेंट्स आ गए, आपके वेंडर्स आ गए, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वेंडर्स आ गए, आपकी अपनी जो है ना एक्सपोर्ट टीम बन गई, आपकी एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बन गई। तो ये सारी जो है ना ये एक्स्ट्रा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन लगता है, ठीक है। इनको मैनेज करना पड़ता है, इनको लेके चलना पड़ता है। सिमिलरली मैनेजिंग एम्प्लॉय रिटेंशन एंड रीलोकेशन रेट। रिटेंशन से मुराद छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, और रीलोकेशन फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फैसलाबाद के अंदर 4-5 यूनिट्स हैं। ईआरपी सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद एक आदमी उसके घर के पास यूनिट था पहले, वहाँ पे वो ड्यूटी करता था। ईआरपी सिस्टम के बाद के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो सिनेरियो समझ आया, उसकी ड्यूटी लेट्स सपोज हम कहते हैं 25 किलोमीटर दूर लग गई है, तो वो रीलोकेशन से परेशान होते हैं। फिर वो छोड़ जाते हैं कि सिस्टम ने पता नहीं हमको हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालना है, ठीक है। वो बाज़ दफ़ा नए सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर जाते हैं जहाँ पे ईआरपी सिस्टम अवेलेबल नहीं होता। तो ये इशू आता है कि एम्प्लॉयज़ जो है ना वो छोड़ जाते हैं या रीलोकेशन से घबराते हैं। फिर उसके बाद आता है चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब टॉप मैनेजमेंट खुद ही अगर भाग जाए, खुद ही सिस्टम को जो है ना एक्सेप्ट करना छोड़ दे, ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमने पिछले स्लाइड में भी बात की कि आपने जब तक अपनी जो है ना टॉप मैनेजमेंट को रियलाइज़ नहीं करवाएंगे इससे बेनिफिट्स हो रहे हैं, तब तक वो आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टिक ऑन नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे उनके पास हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और जगह पे जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे करना चाहेंगे। उन लोगों को सेटिस्फाइड रखना एक अहम चैलेंज होता है ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ईआरपी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है और इसके चैलेंजेस आते हैं। ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो रहा है। जो आप लोगों से बुक शेयर की गई है उसके अंदर भी ये तमाम टॉपिक्स अवेलेबल हैं और उनमें से ये चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। आप लोगों को रिकमेंडेड है कि आप बुक को स्टडी करें, ना कि स्लाइड्स को स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका बुक से बनना है। तो बुक को स्टडी करें, बुक आपको नॉलेज देती है। स्लाइड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास के फ्लो को, क्लास की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए बनाई जाती हैं। बुक को फॉलो करें, बुक को रीड करें। और ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर ख़त्म किया है, इसमें आपकी जो क्यूरीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीक की इस क्लास के अंदर एंटरटेन करेंगे। आपके पास एक वीक है, इसको थॉरली पढ़ें। कल से हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्विच कर जाएंगे और जो आपके इश्यूज़ हों, अभी आज की क्लास में जो लेक्चर्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं।